नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस पेपर को। और जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है और हम यहाँ पर जो एस्टेट का एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसी तरीके से जो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आएंगे। तो सभी की सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सबसे अधिक आवश्यक है। तो सबसे अधिक जो आवश्यक है यहाँ पर ये किस ज्ञान को माना गया है? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान को। और इसमें जो हमारा सी आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा एक वाला, ये बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान जो है एक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। और क्रो एवं क्रो जो है उनके द्वारा बाल विकास जो है इसके ऊपर एक परिभाषा दी गई है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से थॉमसन है मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार भी इसके ऊपर एक परिभाषा दी गई है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर शामिल नहीं किया जा सकता बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या शिक्षा दर्शन। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। तो शिक्षा दर्शन जो है इसे यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक, बाल मनोविज्ञान या फिर भूगोल का। तो बालक का जो स्वभाव है अगर आपको उसे समझना है तो एक शिक्षक के लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है बाल मनोविज्ञान को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक का या बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक का। तो ये जो बाल मनोविज्ञान जो है इसमें जो अध्ययन किया जाता है ये बालक के जन्म के पूर्व गर्भ अवस्था से लेकर और किशोर अवस्था तक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है? तो ये किन के लिए है? माध्यमिक शिक्षक, विश्वविद्यालय के शिक्षक, प्राथमिक या इन सभी के लिए। तो बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन जो जरूरी है वो इन यहाँ पर जो आंसर जो है ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका रहेगा। तो माध्यमिक, प्राथमिक तो कोई सभी हो, बाल मनोविज्ञान जो है इस सभी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर इनमें से किसे जो है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक या बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो यहाँ पर एक नहीं रखा जा सकता और इसमें जो है ये ऑप्शन सी वाला शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, इसे जो इसके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ये जो बाल मनोविज्ञान जो है इसकी उपयोगिता के कुछ महत्व बताए गए हैं।
जैसे बाल मनोविज्ञान जो है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है। बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास को समझने में सहायक है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक है। और बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चे के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। और बाल मनोविज्ञान के जरिए ही बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह भी दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है? माता पिता की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालक की आर्थिक प्रगति में सहायक, शिक्षक की आर्थिक या बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है। और कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी वाला है, बालक के व्यक्तित्व विकास में ये सहायक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार, समाज, विद्यालय या इन सभी का? तो एक बालक जो होता है उनके ऊपर इन सभी का प्रभाव पड़ता है। परिवार का कैसा माहौल है, किस प्रकार के विद्यालय में रह रहा है, वहाँ पर वातावरण कैसा है, या उनके आस पड़ोस का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है। तो इन सभी का जो प्रभाव है एक बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? चोरी करना, पढ़ने में रुचि का होना, खेलकूद में मन लगाना या इनमें से कोई सभी नहीं। तो बाल अपराध की श्रेणी में जो यहाँ पर आता है तो ये चोरी करना जो है ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है? तो बाल व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है? निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि या इन सभी में? और इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी वाला, प्रश्नावली विधि में। तो बाल मनोविज्ञान जो इसकी कुछ अध्ययन की कुछ विधियाँ बताई गई हैं, जैसे निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, रेटिंग या मूल्य निर्धारण, व्यक्तिगत इतिहास विधि, समाजविधि विधि, उपचारात्मक विधि। तो ये जो है यहाँ पर बाल मनोविज्ञान जो इनके अध्ययन की कुछ विधियाँ बताई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जा सकता है? तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली, उपचार या प्रयोगात्मक विधि का? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो अगर किसी बच्चे को या कहीं पर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले उसका निदान होगा। निदान मतलब उसकी खोज होगी कि इसे कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और फिर उसके बाद जब पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत है फिर उसका उपचार होगा, उसे फिर दूर किया जाएगा। तो ये उपचारात्मक विधि जो है यहाँ पर इसका जो सी आंसर जो है हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो ये विधि बतानी है माता पिता, भाई बहन या शिक्षकों से। व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण प्रश्नावली या साक्षात्कार विधि। और इस विधि का जो नाम है ये व्यक्तिगत इतिहास विधि है। इस विधि में किसी एक बालक का व्यक्तिगत रूप से उसके समग्र रूप में एवं उसी के प्रवेश में भली भांति अध्ययन किया जाता है, जिससे कि उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के सभी पक्षों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। और विशिष्ट बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए यह विधि अत्यंत कारगर है। बालक के व्यवहारात्मक समस्याओं के निदान एवं उपचार में यह विधि सहायक साबित होती है। और इस विधि से प्राप्त परिणामों के आधार पर बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना आसान हो जाता है। और कुछ जो बालकों के व्यक्तित्व का जो अध्ययन किए जाते हैं, यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो बताए गए हैं किस प्रकार के व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इसमें आते हैं सृजनात्मक बालक, पिछड़े बालक,
प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक एवं शैक्षिक समस्या वाले बालक। तो ये आते हैं सामान्यतः निम्न इसमें से ये बालकों के जिनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्तित्व इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तित्व अध्ययन किया जाता है? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी या इन सभी का। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन डी, इन सभी का। तो इसमें ये सृजनात्मक बालक है और पिछड़े बालक भी है, मेधावी या प्रतिभाशाली बालक भी है, अपराधी बालक है, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक एवं शैक्षिक समस्या वाले बालक। तो ये सभी के सभी यहाँ पर इसमें रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक विधि, समाजमिति, साक्षात्कार या प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। तो सामाजिकता का जो परीक्षण जो किया जाएगा, ये जो समाजमिति जो विधि है, इस विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक या ये सभी। तो बाल अपराध का जो कारण है यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी वाला। तो ये परिवार, सामाजिक, शारीरिक कुछ भी यहाँ पर इनमें हो सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए या ये सभी। तो बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? और ये ऑप्शन ए कि विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? माता पिता की बात न मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी या ये सभी। तो बाल अपराध जो है इसकी श्रेणी में जो रखा गया है, इन सभी को रखा गया है। कोई माता पिता की बात न मानता हो, गंदी भाषा, आवारागर्दी, तो ये सभी बाल अपराध में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बाल अपराध को रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना, बच्चे सहानुभूतिपूर्ण सकारात्मक व्यवहार, बच्चों को पीटना या इनमें से कोई सब नहीं। तो बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? और यह ऑप्शन भी कि बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? अपराधी, शिक्षकों, मनोचिकित्सकों या इन सभी की। और यह ऑप्शन सी, मनोचिकित्सकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किस में बालक की रुचि होती है? अपने नाम, वस्त्र, विद्यालय या इन सभी में। तो बाल्यावस्था जो है यहाँ पर पूछा गया है और बाल्यावस्था जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन डी है। अपने नाम, वस्त्र, विद्यालय इन सभी में रुचि होती है। शरीर में रुचि होती है, जैसे बालक अपने जन्म के 6-7 माह के बाद से ही अपने शरीर में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है और आयु बढ़ने के साथ उसकी यह रुचि भी बढ़ जाती है। 2.5-3 वर्ष की अवस्था में यह दर्पण में अपनी मुख आकृति देखकर खुश होने लगता है एवं विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। और वस्त्र संबंधी रुचि भी है। बाल्यावस्था में नए, चमकीले, भड़कीले एवं विशेष प्रकार के वस्त्रों के प्रति आकर्षण देखा जाता है। नाम में भी रुचि होती है और इसके अलावा जो सेक्स में भी रुचि होती है। छोटे बच्चे जब अपने खेल के साथियों के संपर्क में आते हैं तब उसमें सेक्स के संबंध में रुचि का विकास हो जाता है। वे संध्यावस्था में विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आकर्षण और रुचि बढ़ जाती है। लगभग 6 वर्ष की अवस्था से सेक्स के मामलों में क्रियात्मक रुचि का विकास होने लगता है एवं बच्चे इस आयु के बाद यौन संबंधी अंतरों को पहचानने और समझने लग जाते हैं। इसके अलावा जो विद्यालय में भी रुचि है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है? तो ये अवस्था बतानी है, अर्धविकसित अवस्था है, शैशव, पूर्ण विकसित अवस्था या फिर इनमें से
कोई सा भी नहीं। और शिक्षा मनोविज्ञान जो अपनी वर्तमान अवस्था में है, और ये है ऑप्शन यहाँ पर बी। तो ये शैशव अवस्था जो है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत ये जो अंतर्दर्शन विधि जो है इसके बारे में अध्ययन हो सकता है। केवल एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का, कई व्यक्तियों का, या इन सभी का। और इसमें जो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये ए, तो एक व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। रोब जमाने, सुंदर लिखने, शिक्षण दक्षताओं के विकास में, या इन सभी में। और यहाँ पर है ऑप्शन सी, शिक्षण जो दक्षता है इनके विकास में। नेक्स्ट रहेगा बुद्धि के इकाई के सिद्धांत के प्रतिपादक, और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक है इनमें से ये कौन है। थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, विलियम वुंट, स्टर्न एम जॉनसन। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है स्टर्न एम जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है, तो यहाँ पर एक नहीं आता है। औद्योगिक अध्ययन, बुद्धिमापन, छात्र अनुशासन, या गिरते परीक्षण परिणाम। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है, और ये औद्योगिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अनुशासन स्थापना में, मूल्यांकन की प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में, या फिर इन सभी में। और यहाँ पर है ऑप्शन डी, अनुशासन की स्थापना में भी, मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा क्या आप इस कथन से सहमत हैं, शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। सहमत हैं, असहमत हैं, पूर्णतः सहमत है, या फिर बकवास है। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, पूर्ण रूप से सहमत है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है व्यक्तित्व आकलन के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की जानकारी को होना, व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन, ए और बी दोनों, ए और बी में से केवल एक। तो व्यक्तित्व आकलन के लिए जो आवश्यक है ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी, व्यक्तित्व के आंतरिक व्यवहार की जानकारी होना और बाह्य व्यवहार का अध्ययन होना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मनोविज्ञान जिसे आरंभ में कहा जाता था। चेतना का विज्ञान, मन, आत्मा, या व्यवहार का विज्ञान। तो ये जो मनोविज्ञान जो है इसे आरंभ में कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान जो है इसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस इनसे मिलकर हुई है। साइकी का शब्द होता है आत्मा, और लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का जो अध्ययन हुआ ये आत्मा का अध्ययन से हुआ। और ये जो यूनानी दार्शनिक जो है प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, जबकि पोम्पोनोजी जो है इसे मस्तिष्क का विज्ञान, विलियम वुंट, जेम्स सेल्ली, ये जो विद्वान है ये इसे चेतना का विज्ञान मानते हैं। वाटसन, वुडवर्थ जो विद्वान है ये इसे व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और इनके ऊपर जो कुछ परिभाषा भी दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है।
तो इनकी राय, ये जो महात्मा गांधी जो इनकी परिभाषा थी ये कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। अरस्तु जो है उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। और प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। परीक्षण, केस स्टडी, निरीक्षण या प्रयोगात्मक विधि। और इसमें है ये ऑप्शन डी वाला, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अभिवृत्ति, रुचि, अभिक्षमता या इन सभी का। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, और यह है ऑप्शन डी में, अभिवृत्ति और रुचि, अभिक्षमताएं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक विधि उपयोगी होती है सभी बालकों के उन्नति में, प्रतिभावान बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए या इन सभी के लिए। तो उपचार जो होता है वो किन के लिए उपयोगी होता है, और यह है ऑप्शन सी, पिछड़े बालकों के सुधार में। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का जो श्रेय है वो दिया गया है जॉन डेवी, सिगमंड फ्रॉइड, ई.बी. टिचनर, जेम्स एंजिल। और इसमें है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रॉइड जो इन्होंने मनोविश्लेषण संप्रदाय जो है इसकी स्थापना करने का श्रेय इनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में मनोविज्ञान है चेतना, व्यवहार, मस्तिष्क या आत्मा का विज्ञान, और इस समय जो है ये व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति के द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है। बहिर्दर्शन विधि, अंतःदर्शन, प्रयोगात्मक या प्रश्नावली विधि में। और यहाँ पर जो अध्ययन होता है ये अंतःदर्शन जो विधि है, अंतःकरण, अंतःदर्शन, तो ये वाली विधि है। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। तो इस प्रकार की एक परिभाषा दी गई थी महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्किनर या प्लेटो के द्वारा। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है पाठ्यक्रम के सुधार में, शिक्षण विधियों के उपयोग में, शिक्षण विधियों की खोज में या इन सभी में। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो उपयोगी है वो इन सभी के लिए जरूरी है, पाठ्यक्रम के सुधार में भी, शिक्षण विधियों के उपयोग में भी और शिक्षण विधियों की खोज में भी। नेक्स्ट जो हमारा पर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। महात्मा गांधी, जॉन स्टुअर्ट मिल, विवेकानंद या टिचनर ने। और ये जो यहाँ पर विद्वान जो है ये थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया है। प्रयोजनवादी, गेस्टोलटवादी, व्यवहारवादी या संरचनावादी। तो जे.बी. वॉटसन ने। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो जे.बी. वॉटसन जो है और इन्होंने माना था व्यवहारवादी को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी के बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र में, शिक्षण विधि के सुधार में या इन सभी काम के लिए। और ये होता है इन सभी के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थियों की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने में या इन सभी में।
और इसमें है हमारा ऑप्शन डी, इन सभी में। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान ये आधारित है किंडरगार्टन पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, खेल पद्धति या इन सभी पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये इन सभी पद्धतियों पर आधारित है। और ये जो यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति या जो विधि है इसके जन्मदाता है ये फ्रोबेल। और जो मोंटेसरी है इनकी है मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। और ये क्वेश्चन भी पहले जो एस्टेट का एग्जाम है इसमें आ चुका है। 1880 जर्मनी में, 1930 फ्रांस में, 1879 जर्मनी में या 1890 स्वीडन में। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित हुई थी और ये हुई थी 1879 में। और कहाँ पर? जर्मनी में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है प्रबलन का जो सिद्धांत है ये दिया गया था। तो इसके जो यहाँ पर प्रतिपादक जो है वो आपने बताना है, डीवी, विलियम वोंट, कोहलर या फिर स्किनर। और इसका है ऑप्शन डी वाला। तो ये जो स्किनर जो है इनका है ये प्रबलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु ये जो जेपी गिलफोर्ड जो है इन्होंने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? कंटेंट, प्रोडक्ट, आर ऑपरेशन या इन सभी का? तो बुद्धि की अवधारणा को समझाने के लिए और इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था तो इन सभी का, कंटेंट, प्रोडक्ट और आर ऑपरेशन का। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है, अत्यधिक, सामान्य, बहुत कम या ये सभी? तो बच्चों में अंतर्दर्शन की जो प्रवृत्ति होती है तो ये बहुत ही कम है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ये विधि कौन सी है जिसमें उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक सांख्यिकी या मनोभौतिकी विधि में। और ये विधि कौन सी है? और इस विधि का जो नाम है तो ये ऑप्शन डी रहेगा, मनोभौतिकी विधि। और शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियाँ बताई गई हैं, जैसे अंतःनिरीक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और सहसंबंधात्मक या विभेदी विधि, मनोदैहिक विधि, नैदानिक विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, रेटिंग विधि, कोटि विधि। तो इस प्रकार की ये शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी? तो ये कौन सा है? प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद या मनोविश्लेषणवाद? और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, मनोविश्लेषणवाद की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतःदर्शन की अधिकता पाई जाती है बच्चों में, युवकों में, वृद्धों में या इन सभी में? तो अंतःदर्शन की जो अधिकता जो पाई जाती है तो ये ऑप्शन सी रहेगा, वृद्धों में पाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान, संख्या शास्त्र या मानव शास्त्र की। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है और ये है मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था अरस्तु, पंपोनोजी, विलियम जेम्स या ब्रूवर्थ ने? तो चेतना का विज्ञान, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ये जो पंपोनोजी जो इन्होंने माना था ये चेतना का विज्ञान। और यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते इन्होंने माना था आत्मा का विज्ञान।
पंपोनोजी ने माना था मस्तिष्क का विज्ञान। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स एली, इन्होंने माना था चेतना का विज्ञान। वुडवर्थ, इन्होंने माना था व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सबसे कम जो प्रभावी विधि है वो कौन सी है? बहिर्दर्शन विधि, अंतःदर्शन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई सी भी नहीं, और यह है ऑप्शन बी। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे कम जो प्रभावी विधि है ये अंतःदर्शन जो विधि है इन्हें माना गया है। तो दोस्तों ये जो थे हमारे यहाँ पर आपके पैडागोजी जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी जो है उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अवचेतन से। अवचेतन शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है? अवक, अव या अव का। और इसमें जो उपसर्ग है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, अव। उपसर्ग क्या होते हैं? ये शब्द के शुरू में लगते हैं। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर प्रत्यय से बना है? तो वो शब्द बताना है जो प्रत्यय से बना है। देहदान, पीकदान, जीवनदान, या ये सभी। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी हमारा। तो सभी के सभी जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत या पीछे जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करके पहले शब्द में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विहंगम दृष्टि का जो अर्थ है वो आपने बताना है। सरसरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, गहरी दृष्टि, या पैनी दृष्टि। तो विहंगम दृष्टि क्या होती है? और यह है ऑप्शन बी, सम्यक दृष्टि इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है कूप मुंडक होना, इसका एक मुहावरा आया है, इसका क्या अर्थ होता है? कूप मंडूक, घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान का होना, या मूर्ख होना। तो कह देते हैं कि कुएं का मिंडक होना। तो ये वही है, कूप मंडूक होना। और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन सी रहेगा, अत्यंत सीमित ज्ञान का होना, इसे कह देते हैं कुएं का मेंढक होना। कूप का अर्थ होता है कुआं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का बड़ी मुश्किल से मिलना, भिक्षा प्रयोग कीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बड़ी मुश्किल से मिलना, दुष्पाश्चय, निवार, दुर्भिक्ष, दुर्भेद है। और इसका जो रहेगा ये इस प्रकार से यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। तो इसका बताना है, और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन सी वाला, दुर्भिक्ष। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, दुर्भिक्ष। नेक्स्ट अगर निम्न में से शुद्ध वर्तनी का जो चयन है वो करना है। एशिया, ऋण, ईर्षा, या ऐषणा। तो शुद्ध कौन सी है? और शुद्ध है ये ऑप्शन डी वाली। नेक्स्ट है पुत्री निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तन्या, आत्मज, प्रिया, या दुहिता का। तो पुत्री जो है इसका है ये ऑप्शन डी वाला। तो पुत्री जो इसका पर्यायवाची जो यहाँ पर है ये दुहिता जो इससे लिया गया है। और पुत्री जो है इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे सुता, बेटी, तन्या, नंदिनी। तो ये भी इन्हीं के रूप हैं। नेक्स्ट है दृगंचल का जो संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा बना है? दृग प्लस अंचल, दृंग अंचल, दृग प्लस अंचल, या दृगंचल। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। ये जो का जो है का ख ग तीसरा अक्षर इसे हो जाता है, जो व्यंजन संधि जो होती है उसके अंतर्गत ये बनता है। नेक्स्ट है राधा का
मुख चंद्र पंक्ति में अलंकार कौन सा है? और ये है आपके अलंकारों में से। और अलंकार वाला भी जो एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। उपमा है, शंकर है, रूपक है या यमक अलंकार है? और इसका जो यहाँ पर सी आंसर जो हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो रूपक जो अलंकार है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। और रूपक अलंकार कहाँ पर होता है? जिस जगह उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर फिर यह रूपक जो अलंकार है ये लगता है। नेक्स्ट है, इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम मेरे मित्र हो। और शुद्ध वाला जो है ये ऑप्शन 1 वाला है कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। सीटी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक ये शुद्ध अशुद्ध का क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। तो ये भी आपको स्टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से सारंग जो है इसका एक अनेकार्थी है। ये है आपके जो पर्यायवाची है उनमें से। सारंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो बताना है। कोयल, चातक और काक या फिर खंजन। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? और इसका जो यहाँ पर पर्यायवाची है तो ये ऑप्शन 1 है। सारंग अनेकार्थी कोयल है। चातक का सारन, मेघ जीवन, पपीहा तथा काग का कौवा, काग, पिशुन, करकट है। और एक ये जो सारंग जो है इसका एक और अर्थ भी होता है पर्यायवाची में। हिरण, कुरंग, मृग, सुरभि। तो ये भी सारंग जो है इनके पर्यायवाची हैं, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर उच्चारित के लिए भी जो शब्द है यहाँ पर कौन सा होगा? उच्चारित का यहाँ पर बताना है। अनुच्चारित, अनुच्चारित, औच्चारित, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर है सिर्फ एक ही अनुच्चारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गीता महाकाव्य के जो रचयिता इनमें से कौन है? महर्षि वेदव्यास, सूरदास, तुलसीदास या वाल्मीकि। और इनके हैं ये ऑप्शन ए वाले, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट है, जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी, सखी जी अशेष पंक्ति में प्रयुक्त रस आया है। रोदर, करुण, हास्य या भयानक रस। और इसमें आया है ये ऑप्शन बी वाला, करुण रस। इसका जो स्थायी भाव ये शोक होता है। किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेम से सदैव बिछुड़ जाना, दूर चले जाना, जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है तो उसे करुण रस कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हैगा, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबंधित राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की सहानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रभाषित कराना, या फिर लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बी, तो लोकगीतों की रस अनुभूति। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाउ वी कम टू इंग्लिश लैंग्वेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें टेंस देखना है। ही said that he was going to eat it. ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। नाउ वी मूव टू सेंटेंस।
He said that he was going. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing होता है. As you know, ये हमेशा कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है. So both of options has cut. Now we have left two options. Present continuous, ये past, इसमें was यूज हुआ है here. So this is past continuous tense. So our option is B. Next है which of the following is the past participle form of the verb beseech. यहाँ पर हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखनी है वर्ब की. beseeches, beseeching, besought या besieged. अब इसमें हमने यहाँ पर देखना है beseech. आप अगर जो ये बाद वाली फॉर्म है siege, अगर आप इसको देखें तो ये siege साउट बनती है. तो जिस ऑप्शन में साउट है वो हमें सी में गिवन है. सो हैज़ द शी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड. इसमें किसकी स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है वो देख लेते हैं. कैरियर, क्रिएटर, सेंटर, कैरियर. अब आप ध्यान से देख लीजिए. ये कैरियर CAREER ये भी सही है. क्रिएटर ये भी सही है. सेंटर में E और R का प्लेस चेंज हो गया है. R की जगह इसकी स्पेलिंग होती है CENTRE. सो ये भी सही है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो. इसके लिए हमें एक इस जो टर्म दी गई है इसके लिए स्टेटमेंट के लिए करेक्ट टर्म देखनी है. द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स. कोर्ट, ट्रिब्यूनल, बार और लेजिस्लेचर. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पॉलिटी. एज वी नो कि जो रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट. वो बनाती है लेजिस्लेचर. द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स इज एज लेजिस्लेचर. हियर द डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस. इस सेंटेंस में नरेशन चेंज करनी है. यू से आई कट द फ्रूट्स. ऑप्शंस देख लेते हैं. यू से दैट यू कट द फ्रूट्स. यू सेड दैट यू हैड कट द फ्रूट्स. यू सेड दैट आई कट द फ्रूट्स. एंड यू से दैट आई हैड कट द फ्रूट्स. अब इसमें देख लेते हैं जो सब्जेक्ट में जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है यू. ये रिपोर्टेड स्पीच में जब ये यहाँ पर आई होता है तो ये जब हम इसको व्हेन वी चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच सो आई इज चेंज इनटू यू क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओमिशन है. सो अब ऑप्शंस में देख लेते हैं. यू सेड दैट यू. आई को यू में चेंज करेंगे तो यू ही रहेगा. यू कट द फ्रूट्स.
सो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं यू सेड, यहाँ पर इसको पास्ट में चेंज कर दिया, ये भी कट है, यहाँ पर सेड है, ये भी कट है, और इसमें आई के साथ यहाँ पर हैड यूज हुआ है, दिस इज ऑल्सो कट। हेयर द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट मीन्स, यहाँ पर एक वर्ड गिवन है कॉम्पैक्ट, इसका मतलब बताना है हमें। फेस पाउडर फॉर वुमेन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पुट टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस, या नन ऑफ द अबव। अब हमें यहाँ पर देखना है जो कॉम्पैक्ट है, एक तो जो स्मॉल एक कॉस्मेटिक केस होता है, और एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो कंप्यूटर में यूज़ होती है। लेकिन बट हेयर द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन शुड बी, यहाँ पर हमें वो नहीं देखना है, यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल वे में देखना है। पुट टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस, यानी थोड़ी जगह में एक स्मॉल स्पेस में अपने आप को मैनेज करना। सो शी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मैनली। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। फेमिनिन, इनफेमिनेट, मैस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग। मैनली रिलेटेड टू मैन, मैस्कुलिन भी मैन से रिलेटेड होता है, एंड स्ट्रॉन्ग मैन को एक तरह से स्ट्रॉन्ग भी कहा जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मैन। तो इसमें यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फेमिनिन, दैट इज रिलेटेड टू वुमेन। लेकिन इफेमिनेट ये इसमें ये होता है दैट इज़ लुक लाइक ए वुमेन, या फिर वी कैन से इट अ वीक और क्वार्ड पर्सन। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the meaning of the idiom a flying visit? यहाँ पर हमें एक आइडियम गिवन है, एक जिसको हम कहावत बोल सकते हैं इन हिंदी। अ वेरी शॉर्ट विजिट, विजिट टू द स्पेस, अ विजिट बाय एन एरोप्लेन, अ विजिट ऑन गैस फिल्ड बलून। अब यहाँ पर जो ये आइडियम्स हमें गिवन होती है, इनको हमें इनका एक एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढना होता है। सो यहाँ पर जो ए वेरी शॉर्ट विजिट, ए फ्लाइंग विजिट, यानी जल्दी से कहीं पहुँचना। सो हेयर जो ऑप्शन में जो मैच करता है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। यहाँ पर हमें क्लॉज गिवन है, हमें वो देखना है। ही आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर विच देयर वर नो आंसर्स। वह ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका कोई आंसर नहीं है या आंसर नहीं दिया जा सकता। सो यहाँ पर जो अंडरलाइन जो क्लॉज है यहाँ पर वो ऑप्शंस में देख लेते हैं। एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज। अब यहाँ पर जो हमें एक वर्ड दिख रहा है फॉर विच, विच कब यूज़ होता है? रिलेशंस, दैट इज शो द रिलेशन टू द अदर वन। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर हमें सेंटेंस करेक्ट करना है। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग। द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। द न्यू ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, या नन ऑफ द अबव। डिटेल्स में देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो ये नाउन दिया गया है इसको देख लेते हैं। द न्यूज़, द न्यूज़, द न्यू। दिस ऑप्शन हैज़ कट। नाउ वी हैव लेफ्ट टू ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें जो ये जो सिंगुलर नाउन दिया गया है
ये देखना है वी कैन यूज़ इन ए सिंगुलर नाउन ऑलवेज इन ए सिंगुलर फॉर्म। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन में आर गिवन है, क्योंकि जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इज एम आर यूज़ होता है, जो हमें बी ऑप्शन में गिवन है। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर भी सेंटेंस करेक्शन करनी है। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज हु आर वीक। ही इज़ वन ऑफ द दोज बॉयज who is weak. He is one of the those boys who is weak. He is one of the those boy who are weak. A little bit difference in all the options. So थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। These यहाँ पर he is one of these boys. आई थिंक यहाँ पर दीज आएगा, यहाँ पर बॉयज़ हु आर वीक। सो जो दीज है वो प्लूरल फॉर्म है, और आर इज़ ऑल्सो इज़ गिवन इन प्लूरल फॉर्म। सेकेंड में देख लेते हैं, ही इज़ वन ऑफ द दोज बॉयज़ हु इज़ वीक। ही इज़ वन ऑफ द दोज, वन ऑफ द, तीनों ही ऑप्शंस में द दिया गया है, क्योंकि द हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई स्पेशल प्लेस या पर्सन या थिंग किसी के बारे में बात करते हैं, कोई रिवर, कोई माउंटेन वगैरह हो। सो हियर द राइट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेगेटिव ऑफ। यहाँ पर हमें सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, नेगेटिव फॉर्म बनानी है। आई हैव सीन यू समवन बिफोर इज। आई हैव नॉट सीन यू समवन बिफोर। आई डिड नॉट सी यू अर्लियर। आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर बिफोर। आई हैव नॉट सीन यू बिफोर। नेगेटिव जब हम सिंपल से नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें जो सेंटेंस गिवन होता है उसका बेस नहीं चेंज करना होता, हमें सिर्फ उसको नेगेटिव फॉर्म में लेके आना होता है, जो सिर्फ किस में यूज़ हुआ है, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, आई डिड, इसमें तो आई डिड दिया हुआ है, दिस इज कट। ए और सी में देख लेते हैं, आई हैव नॉट सीन यू समवेयर, जो बिल्कुल इसके जैसे यूज़ हुआ है, आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर, यानी समवेयर को यहाँ पर हमने चेंज किया है इसको नेगेटिव फॉर्म में बदलने के लिए। सो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आशीष सेट डैश रोहित एट द डाइनिंग टेबल। अब इसमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करना है, बिहाइंड, बिटवीन, बिलो या अपोजिट। यहाँ पे सिचुएशन देखनी है कि जो आशीष है वो रोहित के साथ किधर बैठा है, डाइनिंग टेबल पर। सो जो बिहाइंड यूज़ होता है वो पीछे की फॉर्म में आता है, बिलो नीचे, बिटवीन जो डिफरेंसेस क्रिएट करने में आता है, और अपोजिट है जब एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल एडवर्ब। बिल्कुल सिंपल सा लाइट सा क्वेश्चन है। माई हैट ब्लू, मेरी हैट जो है वो ब्लू हो गई, उड़ गई। ऑन, अवे, ऑफ या ओवर, ये एक सिंपल सी फ्रेज है जिसके साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। सो हियर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, spot the correct model to fill in the blank. It's very easy question. Dash you live, हमेशा हम कहते हैं कि may you live,
So here in the C option May is given. So our right answer is C. तो अब जो हमारे यहाँ पर मात्रात्मक योग्यता जो है मैथ से जो संबंधित क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 रुपये हो तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर इनमें से कितनी होगी? 7, 6, 5 या 9%। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन बी वाला है, 6% इसमें मानी गई है। तो इसमें जो इसमें फार्मूला है ये 8400 माइनस x बराबर x गुणा 2r बटे 100 में। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर, यदि एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार और तथा समान ऊंचाई है तो इनके आयतनों का जो अनुपात है वो कितना होगा? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2 या 3:1:2। और इनका रहेगा ये ऑप्शन ए वाला, 1:2:3। ये जो बेलन जो होता है इसका आयतन जो इसका सूत्र है πr² 2h बराबर πr3। और अर्धगोले का आयतन होता है ये 2/3 πr3। नेक्स्ट है, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धन जो आपने बताना है यहाँ पर। और इसका है ये ऑप्शन सी वाला, 37,500। तो इसमें माना अभीष्ट धन हो गया आपका x, तो उसके बाद जो है 240 बराबर x और ब्रैकेट 8/100 हो जाएगा। और ये समय कितना है? 2 साल का। तो जब हम इसे हल करेंगे तो फिर आपका ये 37,500 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये गुणनफल है 376, 238, 149, 212। इनमें से इकाई का अंक होगा 8, 6, 4 या 9। तो इकाई का अंक कौन सा होगा? और इसमें जो इकाई 6, 8, 9 और 2, तो इसमें इकाई का अंक 864। वे इकाई का अंक बराबर 4। और तो ये 4 जो है यहाँ पर इसमें अभीष्ट अंक बताए गए हैं। तो ये इसका इकाई का अंक आपने इसमें ले लेना है। इसका 6 है, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। इनकी गुणा कर लें आप। और उसके बाद जो यहाँ पर जो अंक जो आएगा तो ये 4 होगा 864 में, ये वाला 4। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन सी वाला है, 4। इनका ये एक एक अंक जो है ये आपने लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 6, 7, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर है ये 3100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए। तो आपने यहाँ पर इसे किस तरीके से हल करना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3100/17। जब आप इसे जो हल करोगे तो ये आ जाएगा 182.35। उसके बाद ये जो 17 है, 17 गुणा हो जाएगा 17 गुणा 182। तो उसके बाद आ जाएगा 3094। और अभीष्ट घटाई जाने वाली जो संख्या है फिर जो 3100 थी वो वाली और माइनस में ये वाली, इसे जब आप जो है घटाओगे
तो उसके बाद जो 6 है ये आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर की टू कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर की पावर 2 बढ़ जाता है। आयत की लंबाई आपने बतानी थी और इसमें है ऑप्शन सी है 17 मीटर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 100 व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक भोज का आयोजन किया जाता है। इस भोज में 50 लोगों को मछली पसंद नहीं है, 60 लोगों को मुर्गा पसंद है और 10 न तो मछली और न ही मुर्गा पसंद करते हैं। व्यक्ति की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं। तो वो संख्या जो आपने इसमें बतानी थी और इसमें जो ये संख्या है तो ये संख्या है ऑप्शन ए वाली 20। तो इसमें आपने इस प्रकार से हल कर लेना है। माना जो व्यक्तियों की संख्या जो मछली पसंद नहीं करते हैं तो ये हो जाएगी 50 माइनस 10 बराबर 40। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या जो मुर्गा पसंद नहीं करते हैं तो मुर्गे वाले कौन कौन से जो पसंद नहीं करते हैं तो ये है 100 माइनस 60 में डायरेक्ट माइनस 10 बराबर 30। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या जो न तो मछली और न ही मुर्गा पसंद करते हैं तो ये है 10। उसके बाद व्यक्ति की संख्या जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं तो फिर इसमें हो जाएगा ये 100 माइनस डायरेक्ट हो जाएगी 40 प्लस 30 प्लस 10 डायरेक्ट बराबर 20। तो इस प्रकार से जाए 20 है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दो परीक्षा कक्ष पी और क्यू है। यदि 10 विद्यार्थियों को पी से क्यू में भेज दिया जाए तो दोनों कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। यदि 20 विद्यार्थियों को क्यू से पी भेज दिया जाता है तो पी के विद्यार्थियों की संख्या क्यू की संख्या से दोगुनी हो जाती है। पी और क्यू में विद्यार्थियों की जो संख्या वो बतानी ही थी और इसमें जो संख्या है ये है ऑप्शन डी वाली। तो 100 और 80 जो यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट, यदि दो अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुणी है तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिससे गुणा किया जाएगा। और इसमें जो रहेगा ये है हमारा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय में लड़कों का 10% और लड़कियों की संख्या का 1/4 बराबर है तो तदनुसार उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर अनुपात है ये ऑप्शन बी में रहेगा 5:2। अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है तार्किक अभिक्षमता वाले आ जाते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रूपा आगे से 34वें स्थान पर है और पीछे वाले छोर से है 21वें स्थान पर। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें फिर आपने कैसे हल करना है। तो यहाँ पर 34 और 21 तो ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 21 में से 1 बराबर 54। तो विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें रूपा क्या है आगे से 34वें स्थान पर है और पीछे से है 21 पर। तो ये और इसमें एक जो है कम हो जाएगा ये क्योंकि एक तो वो भी है रूपा भी। तो इसी कारण से जो है ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर सही आंसर माना गया है 54। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था तो शुक्रवार बताना है कि यहाँ पर कब होगा। यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था शुक्रवार कब होगा। तो इसमें आपने कैसे हल करना है। तो यहाँ पर बीते कल से पहले दिन रविवार था तो रविवार सोमवार
सोमवार को हो गया बीता हुआ कल, और मंगलवार मतलब आज। तो इससे यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन ए वाला रहेगा, आज से 2 दिन के बाद। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर है, ये माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है, रिया माधुरी से लंबी है, श्रेया भी रिया से लंबी है, अदिति उन सबसे लंबी है। लंबाई के अनुसार उनमें बीच में कौन सा है? तो इसके अनुसार जो यहाँ पर कहा गया है, माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है, रिया माधुरी से लंबी है, श्रेया भी रिया से लंबी है, अदिति उन सबसे लंबी है। तो इसमें बनेगा, ऊपर आ जाएगा फिर अदिति और श्रेया, रिया, माधुरी और शर्मिष्ठा। तो इसमें रहेगा फिर ये ऑप्शन बी वाला। तो ये रिया जो है ये, तो लंबाई के अनुसार उनमें बीच में बताना था। तो 2 ऊपर है 2 नीचे, बीच में ये रिया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सीईटी में भी आया था। तो रीजनिंग जो है ये स्टैट वाली ही पूछी गई थी। तो यहाँ पर एक इनमें से नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ पर इनमें से एक अक्षर ऐसा दिखेगा आपको जो इसमें नहीं दिया गया होगा इंटरटेनमेंट में। तो वही जा फिर आपने यहाँ पर इसमें देखना है कि कौन सा शब्द इनमें नहीं है। RENT, अब इसमें R भी है, E भी है, N भी है और T भी है। मार्ट, M भी है, A भी है, R भी है और T भी है। ट्रेन, T भी है, RAIN। मॉनिटर, और यहाँ पर इसमें कौन सा है? तो ये जो मॉनिटर जो है ये यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। तो M भी है। अब यहाँ पर एक शब्द आया, इसमें ये अक्षर आया है O वाला, तो ये इसमें नहीं है, O इसमें कहीं पर नहीं दिए गए। तो इसी कारण से जो है ये इनसे नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को 1 अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दिखाएं। तो इसका वो कौन सा बनेगा? और इसका जो यहाँ पर है ये ऑप्शन है हमारा सी वाला, 7 3 2 4 6 1 5 8 9 10। तो ये है इसका, जब हम इसको सही तरीके से लगाते हैं। एक बार अगर आप इसे पढ़ के देखें तब भी आपके कुछ माइंड में आ सकता है कि कौन सा शब्द यहाँ पर लग रहा है। NVOEMRGENT। तो जब हम इसे सही बनाएंगे, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो ये जो इसमें जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में आप जा सकते हैं कि पहला अक्षर जो है चौथा इसमें ई है, सुर में ई को रखकर देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आए हैं? एक तो 4 नंबर वाला है और 5 नंबर वाला और 7 नंबर। तो इन्हीं से आपका ये अक्षर शुरू होता है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये गवर्नमेंट जो बनेगा, GOVERNMENT, गवर्नमेंट बनता है ये। इसके जब हम हल करते हैं तो ये सी वाला नंबर सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ये जो रिक्त स्थान जो है ये फिल करने थे, और इसमें जो रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला, PMJGDA। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा,
क्या कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है, और रिश्ते में जो फिर ये लगे इनके पुत्र, पुरुष जो है ये महिला का पुत्र है। इकलौती जो आ जाती है, इकलौती पुत्री। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 विद्यार्थियों ने एक दौड़ में भाग लिया। जॉय ने मनोज से पहले किंतु अमर के बाद दौड़ पूरी की। अतानु ने संजीव से पहले किंतु मनोज के बाद दौड़ पूरी की। तो दौड़ इनमें से किसने जीती? तो यहाँ पर 5 विद्यार्थी हैं ये वाले। तो यहाँ पर है कि जॉय ने मनोज से पहले किंतु अमर के बाद। तो इसमें इनका किस प्रकार है, सबसे अमर, उसके बाद जॉय, मनोज और अतानु और संजीव। तो यहाँ पर दौड़ किनके द्वारा जीती गई? तो अमर जो है, अमर इनके द्वारा जीती गई। अमर, जॉय, उसके बाद मनोज, अतानु और संजीव। तो अमर जॉय इनके द्वारा जीती गई। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि m का अर्थ प्लस, n का अर्थ माइनस, p का अर्थ गुणा, q का अर्थ जमा हो तो दिए गए समीकरण का मान आपने बताना है। भाग गुणा जमा माइनस, ये एक फार्मूला होता है जिसके द्वारा यहाँ पर ये हल होते हैं। भाग गुणा जमा माइनस। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं जैसे m है, तो m की जगह पर आपने प्लस कर रखना है। n के स्थान पर जैसे ये n है, इसकी जगह पर आपने माइनस का रखना है। p जो है इसकी जगह पर गुणा का निशान, और जो q है, q का अर्थ जमा। तो ये इनकी जगह पर रखने हैं, अक्षरों की जगह पर। और उसके बाद जब हम रखेंगे तो ये बन जाएगा 12 गुणा में 2 प्लस 24 भाग 4 माइनस 5। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये 25 जो है इसका बनेगा। भाग गुणा जमा माइनस, ये वाला फार्मूला आपने लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं? तो कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं? तो यहाँ पर ये टेनिस है और ये क्रिकेट है। तो अब इसमें देख सकते हैं आप, टेनिस वाला भी और क्रिकेट वाला भी। और इसके अनुसार यहाँ पर इसमें 17 भी हैं और 15 भी हैं। तो 17 और 15 जो है यहाँ पर 32 ये हो जाते हैं, जो दोनों पसंद करते हैं। तो ये 17 और 15, क्योंकि 8 इनसे सबसे अलग है। और 21 जो है ये सिर्फ हॉकी पसंद करता है, और यहाँ पर 9 ये क्रिकेट। तो इसी कारण से 17-15 यहाँ पर रहेगा। अब जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जो से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, संगमरमर मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक या हिसार में? तो संगमरमर जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो पाया जाता है ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लगभग जितने भी खनिज है तो इनके मामले में जो सर्वप्रथम जो है ये महेंद्रगढ़ है। प्राचीन नाम जो है इनका कन्नौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हरियाणा के प्रथम जो राज्यपाल हैं ये इनमें से कौन थे? धनिक लाल मंडल, एच.एस. बराड़, बी.एन. चक्रवर्ती या फिर धर्मवीर प्रधान?
हरियाणा के जो प्रथम जो राज्यपाल थे इनका नाम था डॉक्टर धर्मवीर प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका ये प्रकाशित की गई थी। पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा, पंडित नेकीराम, राधा कृष्ण वर्मा या लाला काकाराम के द्वारा। तो कहाँ से? भिवानी से। संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका थी ये। पत्रिका अगर एग्जाम में आ जाए किस प्रकार की थी तो साप्ताहिक पत्रिका थी ये। और इसका संबंध है ऑप्शन बी से। तो पंडित नेकीराम शर्मा जौहर के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है सबसे कम साक्षर प्रतिशतता किस जिले की है? तो सबसे कम साक्षर वाले बताना है। मेवात, कत्थर, रेवाड़ी या यमुनानगर। और इसमें है ये ऑप्शन ए। तो पढ़े लिखे यहाँ पर कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट जगह यहाँ पर वर्ष 1966 में हरियाणा में कितने किलोमीटर लंबी सड़कें थी? 2100, 3100, 4100 या 5100। और उस समय थी 4100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल ये किस जिले में है? हटकेश्वर अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद या करनाल में। हटकेश्वर नामक जो पवित्र स्थल है और यह है जींद में। जींद जो है इसे हरिदेव हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हरियाणा के बिल्कुल बीच में है। तो इसे जो है इसलिए हरिदेव हरियाणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, औषधि, भौतिकी या रसायन के क्षेत्र में। तो डॉक्टर सीवी रमन जो है इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये था भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला था? तो ये मिला था सर 1930 ईस्वी में। रमन प्रभाव के लिए जो इन्हें ये दिया गया था भौतिकी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश का कौन सा गांव 1000 लड़कों के मुकाबले 1391 लड़कियों के लिंग अनुपात के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर था? तो ये पहले स्थान पर था। इसमें इस्माइलपुर, कोडल, हरिता या बालागांव। और ये था ऑप्शन बी वाला। ये पलवल जो जिला है इसमें है कोडल गांव, जहाँ पर 1000 लड़कों के मुकाबले 1391 लड़कियों के साथ हरियाणा में लिंग अनुपात के मामले में ये शीर्ष पर था। और पलवल जिला जो है ये लिंग अनुपात में प्रदेश में 15वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर किस हरियाणवी निशानेबाज ने यूथ ओलंपिक गेम 2018 में वुमेन कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था? अंकुर मित्तल, सौरभ वर्मा, मनु भाकर या अलका रानी ने। और ये जीता गया था मनु भाकर के द्वारा। मनु भाकर ने यूथ ओलंपिक गेम्स के इतिहास में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और मनु भाकर जो इनका संबंध झज्जर जिले के गोरैया गांव से है। और मनु भाकर ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। और मनु भाकर का जो है इस समय 6ठा स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बांखड़ा बांध के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? चौधरी बंसीलाल, पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी छोटूराम या रवि राजकुमार। तो बांखड़ा बांध के जन्मदाता के रूप में, और यह है चौधरी छोटूराम। किसानों के मसीहा, रहबर ए आजम, दीन बंधु, तो इन सभी के नाम से पंडित ये जो चौधरी छोटूराम जो है इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर स्टैट की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।